राज्यों की 57 सीटों पर मतदान जारी है और इसी के साथ आपको बता दें कि बिहार में 11 बजे तक 24.25% मतदान हुआ है। चंडीगढ़ में 11 बजे तक 25.03% मतदान होता हुआ। और इसी के साथ झारखंड में 11 बजे तक 29.55% मतदान हुआ है। उड़ीसा में 11 बजे तक 22.64% मतदान हुआ है। पंजाब की अगर बात करनी चाहे तो देखिए 11 बजे तक के आंकड़े सामने हैं, 23.91% मतदान हुआ है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 28.02% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 28.10% मतदान हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर 11 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। इसी के साथ अगर यूपी की 13 सीटों की अगर बात कर ली जाए, देखिए मतदान लगातार जारी है। इसी के साथ बलिया की अगर बात कर ली जाए तो देखिए यहां का भी आंकड़ा सामने आ चुका है, 27.81% मतदान हुआ है। बांसगांव में 11 बजे तक 28.30% मतदान हुआ है। चंदौली में 11 बजे तक 29.08% मतदान हुआ है। इसी के साथ देवरिया की अगर मैं बात करूं तो देखिए 28.10% मतदान हुआ है। गाजीपुर में 11 बजे तक 27.55% मतदान हुआ है। घोसी में 11 बजे तक 27.67% मतदान हुआ है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जिलों की, अलग अलग दिग्गजों की, जहां पर तमाम दिग्गजों ने अपना वोट कास्ट किया। वोट कास्ट करने के बाद वो मीडिया से मुखातिब भी हुए और उन्होंने जनता से वोट अपील भी की। तो देखिए ये लगातार तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं, जहां पर राजेंद्र विश्वनाथ, मनोज सिन्हा, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, राज्यपाल सिक्किम, जयराम ठाकुर, सुखबीर सिंह बादल, हरसिमरत कौर, अनुप्रिया पटेल और तमाम दिग्गज जो हैं वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए थे। और लगातार 7वें चरण का रण हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जिलों से अलग अलग सहयोगियों ने वहां का आंखों देखा हाल भी बताया कि किस तरह से आज मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुकी है। मतदाता कितना ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं और किन मुद्दों के साथ वो मतदान स्थलों पर पहुंच रहे हैं। और ये खास तस्वीरें उन तमाम दिग्गजों की जिन्होंने आज सुबह उठते के साथ ही अपना वोट कास्ट कर दिया है। वोट कास्ट करने के बाद वो मीडिया से मुखातिब भी हुए। मीडिया से मुखातिब करते हुए उन्होंने तमाम जनता को वोट करने की अपील की है। वोट अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने। बिल्कुल, देखिए 10 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर पहली तस्वीर देखिए राज्यपाल बिहार, यानी कि बिहार के राज्यपाल की ये पहली तस्वीर है, जहां पर वो वोटिंग करने के लिए पहुंचे थे। राजेंद्र विश्वनाथ ओलंकर जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। इसी के साथ जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने मत का प्रयोग किया है। इसी के साथ सिक्किम के राज्यपाल की अगर मैं बात करूं, लक्ष्मण आचार्य, जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। बिल्कुल, तो लगातार ये खास तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और सुबह से ही महामतदान की महा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अलग अलग दिग्गज जो हैं वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए थे। तो लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 57 सीटों पर मतदान चल रहा है और आपको बता दें कि तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए जनता से वोट अपील करते हुए नजर आए। और लोकसभा चुनाव का आज 7वां और आखिरी चरण है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू है और 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लोग 57 लोकसभा सीटों पर मतदान कर रहे हैं। तो रविशंकर, कंगना रनौत, प्रताप सारंगी, वही बशीरहाट से बीजेपी प्रत्याशी, टीएमसी प्रत्याशी अभिषेक बैनर्जी, तेजस्वी यादव भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए थे और इन तमाम दिग्गजों ने भी वोट कास्ट कर दिया है। आपको बताएं कि जब शनिवार को इन 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान शुरू हुआ तो कुल 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला करना जनता ने सुबह 7 बजे से ही शुरू कर दिया था। और कुल उम्मीदवारों में 328 पंजाब से, 144 उत्तर प्रदेश से, 134 बिहार से, 66 उड़ीसा से, 52 झारखंड से, 37 हिमाचल प्रदेश से और 4 चंडीगढ़ से हैं। तो ये हम वो आंकड़ा बता रहे हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार, कितने उम्मीदवार मौजूद हैं
और ये तमाम दिग्गजों की भी खास तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां तमाम दिग्गज नेता आज सुबह से ही वोट कास्ट करने के लिए पहुंच गए थे और मीडिया से मुखातिब भी हुए। यूपी के मिर्जापुर में मतदान जारी है और सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए हैं, अपर पुलिस अधीक्षक नितेश सिंह ने जानकारी दी है। मिर्जापुर से हम जुड़े हुए हैं और यहाँ पे आज चुनाव हुए और वोटिंग चालू है। ऐसे में पुलिस की व्यवस्था किन मुद्दों में की जा रही है, किन तरीके से की जा रही है, पोलिंग बूथों पे क्या सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है, ऐसे में हम जानना चाहेंगे। हमारे जनपद मिर्जापुर के एडिशनल एसपी साहब हैं, तो किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था पोलिंग बूथों की की जा रही है? सर बताएं पहले, क्या सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, कैसे की जा रही है? हर पोलिंग बूथ पे जो है बाहर से कहते हैं कि रैंडम सैंपलिंग करके हर जगह से पोलिंग बूथ पे जो है पुलिस बल को तैनात किया गया है। बूथ की जो ड्यूटी है उसमें जो संवेदनशील बूथ हैं, हमारे जो नक्सल वाले बूथ थे या क्रिटिकल बूथ्स हैं, इस पे हमारी CPMF लगी हुई है। इसके अलावा बाहर जो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी है, हमने टिकट की व्यवस्था कर रखी है। सेक्टर मोबाइल और क्लस्टर मोबाइल हमारे हर प्रत्येक थाने में कर रखी है। इसकी संख्या 34 तक भी एक किसी थाने में गई है, जो यहाँ पे निरंतर आके भ्रमणशील है और जो अवांछनीय लोग हैं या गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, इसमें उनको टोकाटाई करके विधिक कार्रवाई इस पर की जा रही है। ऐसे में सर गर्मी काफी अधिक पड़ रही है, जो बाहर से जवान आए हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है? सर पोलिंग बूथ पे आज हर केंद्र पर एक जो है शामियाना लगाया गया है, साथ में उसके पानी और कूलर की व्यवस्था भी की गई है जहाँ पे जैसी आवश्यकता है। आज हमारा थोड़ा लक अच्छा है कि आज गर्मी नहीं है, बादल है। कल की व्यवस्था से, कल के टेम्परेचर से आज कल की टेम्परेचर कंट्रोल वे में है। और इसके अलावा सभी जगह जहाँ भी पानी की आवश्यकता हो रही है वहाँ पानी पिलाया जा रहा है। साथ में थानाध्यक्ष के द्वारा हर पोलिंग बूथ पे जो है खाना और पानी का वितरण किया गया है। सुबह उनको चाय नाश्ता दिया गया है, दोपहर में खाना दिया गया है, शाम को भी उनके साथ इलेक्ट्रोल जिला DM महोदय की और कप्तान महोदय के आदेशानुसार हर किसी बूथ पे जो है आंगनबाड़ी के माध्यम से और पुलिस द्वारा थानाध्यक्षों के माध्यम से सभी को इलेक्ट्रोल की सुविधा दी गई है। हर कर्मी के पास लगभग एक की, और इससे ज्यादा की आवश्यकता है तो वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। 2300 लगभग बूथ है यहाँ और लगभग 1300 के पार पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। तो ऐसे में कितने विभाग की ड्यूटी लगी है और पुलिस के कर्मी कितने लगाए गए? लगभग 10,000 के आसपास जो है इस संख्या में पुलिस। तो ऐसे में आपने देखा कि हमारे साथ जनपद मिर्जापुर के एडिशनल एसपी साहब खड़े थे, तो पुलिस की क्या सिक्योरिटी व्यवस्था की गई है इसके बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी देते हुए बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई अगर अफवाह मिलती है को या उनके एक्टिविटी गलत निकलती है तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है, क्या होगी कार्रवाई? इसमें जो भी विधिक कार्रवाई प्रोविजन है, हम उसको ले आके उसको क्रेडेंशियल चेक करके या उस पर जो होगा मुकदमा लिखने का वो भी कार्रवाई करेंगे। पहले समझा बुझा दे रहे हैं, छोटी मोटी अगर वो इलीगल दायरे में नहीं आ रहा है, उसको मान जा रहा है तो वो ठीक है, नहीं हो रहा है तो उसको उसके साथ जैसे जैसे उसका क्रम अपराध की श्रेणी में आता जाएगा वैसे वैसे समुचित धाराएं हैं और पुलिस अपनी कार्रवाई उस पर करेगी। इसमें कोई झिझकाहट नहीं है। देख रहे हैं कि कुछ छोटी मोटी अगर समस्याएं हैं तो उनको समझा बुझा भी दिया जा रहा है, लेकिन कोई बड़ी अगर समस्याएं हुई तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कठोर की जाएगी। तो देखिए, महामतदान की महा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार उन तमाम सीटों का जिक्र कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं जहां आज हॉट सीट्स बनी हुई हैं और मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है। तमाम दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता कर रही है। अलग अलग मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ कुमार, अनीता चौधरी वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर मजहर नकवी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और अमिताभ कुमार जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए कि जिस तरह से आज 7वें चरण का मतदान चल रहा है, तमाम दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है, ऐसे में सभी की निगाहें वाराणसी पर टिकी हुई। एक तरफ जहां कन्याकुमारी में PM नरेंद्र मोदी की साधना, तो वहीं दूसरी तरफ वाराणसी में वहां की जनता उनके लिए साधना कर रही है, वोट कास्ट कर रही है। इस पूरी साधना को किस तरह से देख रहे हैं, वाराणसी के चरण को और वाराणसी के सियासी संग्राम को किस तरह से समझ रहे हैं? लोगों प्रतिनिधि रहे हैं, कतार उनको बहुत मिलता रहा है जी। वहाँ सब कुछ स्पष्ट, और प्रधानमंत्री जब ध्यान में मगन होकर बैठे हैं तो जनता और प्रसन्न होती है जी। कि भाई हमारा प्रधानमंत्री है, वो सनातन धर्म और इन सब पे इतनी आस्था रखता है, अन्य पहले के प्रधानमंत्रियों की तरह डरता नहीं है अपनी आस्था को प्रकट करने में और पूरे निष्ठा के साथ उसका पालन करता है। ये लोगों को और आकर्षित करती है और उत्सुक भी करती है कि भाई इस तरीके से भी अब है भारत में जो है हमारे प्रतिनिधि शासन करने वाले हैं और उन्हें उम्मीद होती है कि जो इस आस्था का व्यक्ति है, इतना ज्यादा धर्म कर्म और इन सब में लगा हुआ है, वो निश्चित रूप से देश का, जनता का, समाज का भला करेगा।
तो इसका बेहतर फायदा मिलता है। और इसको जैसे विपक्षी इसे राजनीतिक स्टंट वगैरह करार देते हैं, तो इसमें दो राय नहीं है। भाई हर कोई अपने तरीके से जनता को प्रभावित करने की कोशिश करता है, उनको अपने पाले में लेने की कोशिश करता है। तो उसमें एक तरीका ये भी है, ये अच्छा है कि वो पूजा पाठ करके और ध्यान समाधि लगा करके लोगों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी तरह का अनर्गल प्रचार, आरोप प्रत्यारोप इस तरह के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बेहतर है, देश के लिए भी अच्छा संकेत है। और वाराणसी मुझे लगता है इस बार और बेहतर वोटों के साथ नरेंद्र मोदी जी को जिताएगी, जो लक्षण नजर आ रहा है। और उत्तर प्रदेश में वोटिंग का परसेंटेज इस बार मैं देख रहा हूँ अंतिम चरण में काफी बेहतर जा रहा है, पश्चिम बंगाल के बरोबर जा रहा है। पहले थोड़ा सा कम जा रहा था शुरुआती दौर में, शाम तक तो अगर 65 पार कर जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि ये आसपास ही रहा है। ठीक है अमिताभ कुमार जी। चलिए इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार अनीता चौधरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत स्वागत है अनीता चौधरी जी आपका। देखिए अभी बात वाराणसी की हो रही थी, सबसे हॉट सीट की बात हो रही है और चर्चा का विषय ये सीट बनी हुई है। चलिए इन सीटों का जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है 11 बजे तक, किस तरीके से देख रही हैं? और बात अगर कर ली जाए तो सबसे ज्यादा वोटिंग जो हुई है हिमाचल प्रदेश में और सबसे कम ओडिशा में हुई है, किस तरीके से देख रही हैं इसे? देखिए उड़ीसा में तो वोटिंग परसेंटेज कम होने की अपनी वजह है, क्योंकि लगातार लंबे समय आवाज मिल रही है आपको अनीता जी? चुनावी रैलियों में आवाज जा रही है मेरी आपके पास? हाँ जी आवाज मिल रही है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो वहाँ पे एक जो वजह है वो नवीन पटनायक रहे, क्योंकि वो उनकी एक तो लंबी सरकार चलने की वजह से एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। दूसरा बीजू पटनायक जो है, नवीन पटनायक जो है, जो कि बीजू पटनायक जी के पुत्र हैं, वो धीरे धीरे जनता से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। तीसरा कि जनता को कहीं ना कहीं अब ये लगने लग रहा है कि विरासत वाली राजनीति अब नहीं चाहिए। तो ऐसे में एक पहले पिताजी फिर उनके पुत्र, वो भी लंबे समय से वही चाहिए। तो उड़ीसा बदलाव चाह रही है, लोगों में निरस्ता है, इसकी वजह से भी ये परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो कम हुए हैं। हिमाचल जो है वो वहाँ पे दिलचस्प ये है कि मौजूदा सरकार कांग्रेस की है, जो बहुत सारे वादे लेकर के आई थी और उसमें से एक भी पूरा नहीं कर सकी है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि पिछली बार अभी कुछ महीने पहले ही बहुत ज्यादा हलचल मची। कई लोग छोड़ के यहाँ भी आए। जो विक्रमादित्य मंडी से खड़े हुए हैं, उन्होंने खुले तौर पे बगावत कर दिया था। प्रतिभा सिंह जो कि वहाँ की अध्यक्ष रही हैं, उन्होंने भी बगावत किया था। लेकिन इस बीच में जो बीजेपी वहाँ पे बढ़त बनाई हुई है और बीजेपी वहाँ पे लोगों को बताने की कोशिश कर रही है कि आपने हमें भले विधानसभा में नकार दिया, लेकिन आपके लिए अगर कोई फ्रूटफुल है, आपके लिए कोई अगर एक समझदार सरकार लेकर के आने की जरूरत रखता है, तो वो बीजेपी है। और इसको बकायदा अनुराग ठाकुर और वहाँ के जो पहले सीएम है, पूर्व सीएम बीजेपी के जयराम ठाकुर, ये दोनों ही बाखूबी उसको वहाँ पे निभा रहे हैं। मंडी एक ऐसी सीट है जो हर किसी के लिए नजर बनी हुई है और इस नजर में कहीं ना कहीं कंगना रनावत वोटर्स को खींच रही है। तो हिमाचल प्रदेश का जो वोटिंग परसेंटेज है वो उसका फायदा सीधे आप देखेंगी तो आने वाले समय में जब नतीजे ठीक है अनीता जी, लौटेंगे आपके पास, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर मजहर नकवी जी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रोफेसर मजहर, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज को लेकर लगातार चर्चा चल रही है और तमाम हॉट सीट्स का भी जिक्र किया गया, यहाँ पर वाराणसी की भी चर्चा की गई, मंडी की भी चर्चा की गई, जो देश की सबसे ज्यादा बड़ी हॉट सीट्स मानी जा रही हैं। ऐसे में अभी तक के वोटिंग परसेंटेज को लेकर आपका विश्लेषण क्या कुछ कहता है? हॉट सीट्स को लेकर आपका क्या कुछ कहना? उसमें ये देखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी की जीत तो निश्चित मानी जा रही है और वो निश्चित रूप से जीतेंगे भी। खाली ये देखना है कि स्थानीय मुद्दों की वजह से उनका कहीं मार्जिन जो है विक्ट्री का वो कम ना हो जाए। दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो समाधि लगाई हुई है उसका भी बहुत साफ संदेश है। वो एक प्रोजेक्शन दे रहे हैं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, आई एम वेरी हैप्पी कि हमने जितना भी प्रयास संभव था वो सफल हो रहा है। और जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उससे ये दिख भी रहा है कि जहां पर पहले मतदाता उदासीन था, 52-54% से ज्यादा जो है वोटिंग का परसेंटेज नहीं बढ़ता था सिवाय पश्चिम बंगाल को छोड़कर, तो अब हम देख रहे हैं कि उड़ीसा में
एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर के कारण नवीन पटनायक को लेकर जो ये माना जा रहा था कि वो बाहरी व्यक्ति एक ले आए हुए हैं, उनकी सेहत जो है बहुत खराब है, उनके हाथों का कंपन भी जो था वो वीडियो वायरल हुआ, उसकी वजह से नवीन पटनायक जो है थोड़ा सा रिसीविंग एंड पे है और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और मंडी की जहां तक बात है तो वहां पर तो सीधा सीधे जो है लड़ाई कंगना रावत और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे के बीच में है और वो लड़ाई कांटे की होगी, ये बिल्कुल तय है, क्योंकि वीरभद्र सिंह का भी अपना एक प्रभाव है। और कई बार हमने ये देखा है कि जो बॉलीवुड की अभिनेत्रियां होती हैं वो बहुत अच्छा चुनाव नहीं लड़ पाती हैं, एक दो अपवाद जरूर है हमारे सामने, लेकिन कंगना रावत लड़ अच्छा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कहना कि मंडी जो है वो वही जीतेंगी, ये भी मेरे ख्याल से थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि कांग्रेस ने अभी कुछ ही महीनों पहले सरकार बनाई। और कंगना रावत की जीत के साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लोग ये कहते हैं कि जो मंडी को जीतता है वही देश को जीतता है, तो इस लिहाज से मंडी जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरी नजर में है। और अभी थोड़ा सा बंगाल को भी हमें देखना पड़ेगा, और अभी जो हमारे हिसाब से पोलिंग हो रही है वो आशा से कहीं ज्यादा या अपेक्षा से कहीं ज्यादा हो रही है, ये मेरा मानना है। ठीक है नकवी साहब, फिर से आपका रुख मैं करूंगी, लेकिन इसी बीच अमिताभ कुमार जी का एक बार मैं रुख करना चाहूंगी। अमिताभ जी, देखिए मंडी को लेकर सभी ने अपना पक्ष रखा, आपने अनीता चौधरी जी को सुना, उसके बाद आपने प्रोफेसर मजहर नकवी जी को सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि कांटे की लड़ाई जो है मंडी में देखने को मिल रही है। और अनीता चौधरी की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कंगना के पक्ष में वोट जाते हुए दिख रहे हैं। तो आपका क्या पक्ष है, आपका समीकरण क्या कह रहा है? क्योंकि देखिए कंगना रनौत पहली बार जो है लड़ रही है, चुनावी मैदान में है पहली बार, तो ऐसे में आपका पक्ष क्या कह रहा है, आपका समीकरण क्या कह रहा है इन सबको लेकर? देखिए बिल्कुल कांटे की लड़ाई है, बहुत अच्छी टक्कर हो रही है वहां पे। विक्रमादित्य जो है वो कोई कमजोर प्रत्याशी नहीं है, उनका पूरा परिवार ही जो है वहां पे राजनीति में बहुत लंबे समय से सक्रिय रहा है और उनका बहुत अच्छा प्रभाव क्षेत्र है। उस लिहाज से कंगना राणावत को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। प्लस पॉइंट ये है कि इस बार जो चुनाव लड़ा जा रहा है मोदी जी के इर्द गिर्द लड़ा जा रहा है, तो मोदी जी के नाम का फायदा जो है वो मेरे ख्याल से कंगना जी को शायद आगे ले जाएगा, उम्मीद यही करता हूं। लेकिन रिजल्ट तक इस लड़ाई को हमें देखना पड़ेगा बड़ी सावधानी से, क्योंकि कोई भी पक्ष कमजोर नहीं है, वहां पे बहुत जबरदस्त लड़ाई है। विक्रमादित्य सिंह ने भी अपना पूरा जोर झोंका हुआ है वहां पे, भाजपा ने भी झोंका हुआ है, और चूंकि वो पुरानी पॉलिटिकल फैमिली रही है तो उसकी एक समझ होती है अपने इलाके के प्रति, लोगों के प्रति, और जनता के मन में उनके प्रति जो है एक अलग भावना होती है। उस लिहाज से बहुत कड़ी टक्कर है और कहा जा सकता है कि दोनों लास्ट मिनट तक जो है गणना जो होगी, अंतिम समय तक जो है उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ये रहेगा लोगों का, कौन आगे बढ़ रहा है कौन पीछे हट रहा है, और ये कई बार ऊपर नीचे होगा, ये उस दिन देखने योग्य होगा। बिल्कुल। और एक बार फिर से अनीता जी के पास लौटते हुए, अनीता जी, तो लगातार हम हिमाचल प्रदेश की सीट की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों का जिक्र कर रहे हैं, उसका विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पश्चिम बंगाल के वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो यहाँ का वोटिंग परसेंटेज लगातार अच्छा ही रहा है, लेकिन उस मतदान की प्रक्रिया के दौरान वहां पर हुई तमाम हिंसा को किस तरह से देखा जाए, और यहाँ पर हिंसा होना किस तरह का संकेत? देखिए पश्चिम बंगाल अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे देने जा रहा है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ रही है वो सिर्फ एक तरफा नहीं बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि पूरे इलेक्शन के दौरान कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो ध्रुवीकरण की बात करें तो उसको करने में काफी कोशिश करी है। वो बार बार कहती नजर आई कि आप अगर वोट नहीं दोगे तो आपको सीमा पार भेज दिया जाएगा, आपके कागज देखने को बोलेंगे, आपको यहाँ पे एनआरसी लागू कर दी जाएगी, आपको सीए के तहत आपको झेलना पड़ सकता है। तो ये सारे डर जो खौफ जो है उन्होंने एक समुदाय में, मुस्लिम समुदाय में पैदा करने की कोशिश की। तो मुस्लिम समुदाय तो वैसे भी पहले भी वोट जो है वो आगे निकल के देने में के लिए जाने जाते हैं, इस बार वो पूरी तरह से निकल रहे हैं और लोगों के वोटिंग कार्ड्स भी बनवाए गए हैं, जिनके नहीं थे, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उनको भी उपलब्ध करवाए गए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि शहरी क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल का, वहां भी परसेंटेज उतनी ही हाई हो रही है। वो परसेंटेज अगर हाई हो रही है तो ये बात बीजेपी के खाते में जाता है। बीजेपी के लिए खुशी की बात है कि इस बार पिछली बार से कहीं अधिक सीटें पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीतने जा रही है। क्योंकि अर्बन एरिया की बात करें तो
पहले जो वोटिंग होती थी उसमें देखा जाता था, जो ट्रेंड रहता था कि जो समृद्ध लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग है और जो हिंदू समुदाय से आते हैं, वो लोग निरस्ता दिखाते थे, वो बाहर नहीं निकलते थे, वो वोट देने के लिए नहीं आते थे। लेकिन जो परसेंटेज अर्बन एरिया में हाई हुआ है पश्चिम बंगाल में, वो बेहद चौंकाने वाला है। और ये नतीजा जो है 4 जून को बहुत कुछ तय करने वाला है कि आने, और खासकर अगर हम देखें तो पंजाब और पश्चिम बंगाल की जो नतीजे आएंगे इस बार, वो तय करेंगे कि विधानसभा में बीजेपी किस रास्ते जाने वाली है। क्योंकि ये दोनों स्टेट जो है, वहां पे अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब की 13 सीटों पे चुनाव हो रहा है। पहली बार 28 साल 1996 के बाद पहली बार बीजेपी पंजाब में अकेले अपने दम पे 13 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। सिर्फ 3 सीटों पे बीजेपी शिरोमणि अकाली दल के साथ चुनाव लड़ती थी, और वो तीनों सीटें जो है अमृतसर, गुरदासपुर और होशियारपुर, ये तीनों सीटें बीजेपी के नाम कमोबेश एक आध बार को छोड़ दे तो होती थी। लेकिन 13 सीटों में से कितनी सीटें बीजेपी अपने नाम करती है, परसेंटेज ऑफ वोट कितना बढ़ता है, और क्या ये किसान आंदोलन जो है उसका प्रभाव इस इलेक्शन में बीजेपी को झेलना पड़ता है, या एक नैरेटिव तैयार किया गया था किसान आंदोलन के नाम पे, वो सारी चीजें देखनी होंगी। लेकिन ये 2 स्टेट के नतीजे बहुत कुछ तय करने वाले हैं बीजेपी के भविष्य के लिए, कि आखिर इस पूरे भारत में दक्षिण। ठीक है अनीता चौधरी जी, वापस आपके पास मैं लौटूंगी। नकवी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है अनीता जी, वापस आपके पास लौटूंगी। नकवी जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, अगर इस पूरे चुनाव को उठाकर देख लिया जाए, देखिए हम भी बाहर गए, हमने भी रिपोर्टिंग्स वगैरह की। जब हम बाहर गए, लोगों से जब पूछा जाता था कि आपकी पसंद कौन है, जब उनसे ये सवाल पूछा जाता था, तो जनता को कैंडिडेट कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता था। जनता का एक ही जो है जवाब रहता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर आपने कॉमन बात देखी होगी तो कैंडिडेट से फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई कौन कैंडिडेट है, किसे उतारा गया है, बीजेपी ने किसे चुनावी मैदान में रखा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। नकवी साहब, कि वो आज एक ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं, ग्लोबल लीडर बन चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये श्रेय उनको देना चाहिए। अगर कोई नहीं देता है तो वो उनके साथ जाति करता है और वो निष्पक्ष अपनी राय नहीं रखता है। लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि प्रधानमंत्री जी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और अगर हम ये समझ लें कि सरकार वो बना जाती है भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ और बहुत अच्छे सीटों के साथ, तो इसका भी पूरा श्रेय प्रधानमंत्री जी को ही जाएगा। ना तो पार्टी कैडर इस बार उतना निकला जैसा कि हम लोग देखते थे, तो जो कुछ भी हो रहा है वो तो प्रधानमंत्री जी के नाम पर हो रहा है। और जो स्थानीय मुद्दे हैं वो गौर हो जाते हैं। जैसे बनारस में यातायात की समस्या के बारे में कोई इसलिए बात नहीं करता है क्योंकि लोग वहां पर देश के प्रधानमंत्री को चुनता हुआ अपने आप को देख रहे हैं। लेकिन पंजाब की जैसे बात हमारे सामने अभी रखी गई है, वहां पर 3 सीटों की जो बात की गई वो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वो ठीक है। और पश्चिम बंगाल की जहां तक बात की जाए, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पहले ही से अपना टारगेट 30 सीटों का रखा हुआ था। वो 18 से 30 पे जाना चाहते हैं, और जादवपुर और संदेश खाली, परासाद, ये सारी चीजें जो हैं वो उनके पक्ष में जा रही हैं। और बंगाल में मेरा अपना मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत क्लियर कट एक लक्ष्य है कि हमारा अगर कहीं कम हो रही है, जैसे उत्तर प्रदेश की जो 13 सीटें हैं वहां पर विपक्ष के पास जो है खोने के लिए कुछ है नहीं, सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास ही मान के चलिए। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो नुकसान इनको कहीं लग रहा है तो इसकी भरपाई 2 स्टेट्स में नहीं बल्कि 3 स्टेट्स में होगी। पश्चिम बंगाल से भी होगी, उड़ीसा से भी होगी और पंजाब से भी होगी, मेरा ऐसा मानना है। और उसके बाद आंध्र प्रदेश वगैरह से जो अब मतदान चूंकि पूर्ण हो चुका है, लेकिन ये माना जा रहा है कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होगा, तेलंगाना में भी कंपैरेटिवली बेहतर होगा। तो राष्ट्रीय अगर हम क्षितिज पर बात करें तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री जी ही अकेले अपने दम पर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो है नैया पार लगाएंगे। और ये जो है समय बताएगा 4 जून को कि क्या मार्जिन रहता है, क्या विक्ट्री मार्जिन रहता है। लेकिन जो छोटे दल हैं, जो एनडीए के एलाइज हैं, वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है।
बिल्कुल। और एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ जी के पास लौटते हुए, अमिताभ जी, लगातार इस चीज़ की चर्चा चल रही है, जैसा कि अभी मेरी सहयोगी निशा ने और नकवी जी ने भी एक बात का जिक्र किया कि इस बार के चुनाव जीतने का श्रेय पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है अगर इस बार एनडीए की सरकार बनती है। और उन्हीं मोदी जी की साधना पर जिस तरह से लगातार अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, उनके मौन होने पर जो जोरदार शोर विपक्ष में मचता हुआ नजर आ रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये शोर मचाना मुझे लगता है व्यर्थ है। मुझे याद है जब लोग रिपोर्टिंग किया करते थे तो अक्सर बड़े नेताओं को ना, जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म होता था तो फिर वो रिलैक्स करने के लिए अपने कोई गांव जाता था, कोई टूर पे निकल जाता था, कोई किसी बड़े शॉर्ट में जाके रहता था। तो हम लोग भी पूछा करते थे आप क्या करेंगे, कैसे आराम करेंगे, और उसके बारे में अच्छी अच्छी खबरें बना करके हम छापा करते थे। उसी तरीके से प्रधानमंत्री कहीं जा रहे हैं तो सारे और नेताओं को भी अपना कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए था। वो इस मामले में चूक गए। प्रधानमंत्री जनता के मन मिजाज को समझते हैं, तो उन्होंने बड़े सलीके से एक ऐसा प्रोग्राम अपना बनाया। वो पिछली बार भी गए थे, उसके पहले भी गए थे। वो एक टेक्निक है उनका। अब बात यह है, जब आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं और चुनाव में जनता को प्रभावित कर रहे हैं तो क्या क्या अपनाए जा सकते हैं, लोगों को साइलेंटली भी कैसे प्रभावित किया जा सकता है। अब ये चीज तो खबर बनेगी ही कि प्रधानमंत्री ध्यान में बैठे हैं, है ना। अमिताभ जी, लेकिन हमेशा ये भी देखा जाता है कि जब भी पीएम नरेंद्र मोदी पर किसी तरह का निजी हमला किया जाता है, निजी प्रहार किया जाता है, तो जो उनके समर्थक होते हैं, जो उनके सपोर्टर होते हैं, वो डबल एनर्जी के साथ एकजुट हो जाते हैं। हाँ, ये तो होगा ही ना। एक्शन का रिएक्शन तो जाहिर है, और अभी जो पक्ष जीतता नजर आ रहा है उसमें उत्साह एनर्जी ज्यादा है, तो वो ज्यादा दुगनी तेजी से हमला करेगा ना, जवाब देगा दुगनी तेजी से देगा। इस लिहाज से अगर देखें तो इस बार जो विपक्ष है इसकी तैयारियों में इतनी खामियां रही हैं। पिछले साल से जिस तरीके से इन्होंने अपने आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, जिस तरीके से कांग्रेस ने नुकसान किया है अपना और संपूर्ण विपक्ष का, उसका जवाब नहीं है। नीतीश ने इतनी मेहनत करके ममता जी और अखिलेश जी को कांग्रेस के साथ लाने को तैयार किया, जो बिल्कुल नहीं राजी थे कांग्रेस के साथ आने को, तो समझिए कि एक बहुत बढ़िया गठबंधन खड़ा हो गया था। उनको समन्वयक काल घोषित करके और जुलाई अगस्त तक मीटिंग करके और गठबंधन फाइनल कर देना चाहिए था। अक्टूबर आते आते इनको सीटें बांट लेनी चाहिए थी, तब इनके जो नेता हैं फिर वो मिल करके सभाएं करते, रैलियां करते, अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठते, पदाधिकारियों के साथ बैठते। क्योंकि जब आप गठबंधन करते हैं, दो अलग पार्टी, अब सपा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मान लीजिए, तो दोनों के कोर वोटर अलग है और दोनों के पदाधिकारी आपस में लड़ते रहे हैं। अब एकदम से आप चाहिएगा कि वो एक दूसरे को समर्थन करेंगे, तो वो तब तक नहीं होगा जब तक बड़े नेता उनके साथ नहीं बैठते हैं, साथ में सभाएं नहीं करते हैं और लोगों को जाकर के बातचीत नहीं करते हैं, तब तक उतना समर्थन एक दूसरी पार्टी को कोर वोटर्स नहीं करते हैं। तो उसमें ये लोग पूरी तरह मात खा गए, बहुत अंत तक सीट ही तय करते रह गए। और वो भी लड़ाई रही कि कौन कहाँ पे मजबूत है। सपा कांग्रेस को अपने राज्य में जगह देने को तैयार नहीं थी, कांग्रेस उनको दूसरे जगह देने को तैयार नहीं थी। इस तरह की बातें सब जगह होती रही। ममता बनर्जी को आपने देखा कि उन्होंने साफ ही मना कर दिया कि हम बंगाल में तो आपको हाथ नहीं रखने देंगे। ये सारी चीजें जो है ना कहीं आपके वोटर्स को प्रभावित करती है। और जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं, जो आमतौर पे काम देख करके, माहौल देख करके, प्रभाव देख करके, उम्मीदवार देख करके जो लोग वोट करते हैं, वो सब के सब आपसे दूर हो जाएंगे। क्योंकि आपके जो तौर तरीके, हाव भाव, व्यवहार और जिस ढंग से आप मूवमेंट कर रहे हैं, उन सब से रिजेक्टेड हो जाते हैं। जो स्थिर होता है उसके साथ जाना चाहते हैं। और वैसे भी आपने देखा कि अभी भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा प्रोग्रेस रिपोर्ट चल रहा है। 10 साल होने के बावजूद एंटी इनकम्बेंसी तो कहीं नहीं है। आपने देखा कि साल 1.5 साल में हम लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं। जितने बड़े मीडिया हाउसेस हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट हो, वो लगातार, इस बार कमाल था, 2 साल से लगातार सर्वे चल रहा है। हर महीने किसी न किसी का सर्वे आ जाता है कि प्रधानमंत्री कौन सबसे बेहतर है। तो हर बार आपने देखा कि मोदी जी 50% तो ऊपर जाते हैं, बाकी लोग 20% के आसपास या उसके नीचे ही रहते हैं। तो इससे जनता का मन मिजाज तो साफ समझ में आता है। तो एक फ्लो बना हुआ था कि जीतना तो मोदी जी को ही है, तो उसका भी असर है। और विपक्ष की नाकामियों का जो, और नाकारा व्यवस्था तौर तरीकों का,
और कांग्रेस द्वारा उपेक्षा बरतने जाने का बहुत बुरा असर इन चुनाव पे पड़ा। और कुल मिलाकर के देखिए, मोदी जी कुछ भी करेंगे उसकी खबर बनेगी, ये बात समझना चाहिए। वैसे राहुल जी भी कुछ भी करेंगे तो खबर बनेगी, अखिलेश जी भी कुछ भी करेंगे तो खबर बनेगी। ये वो लोग नहीं समझते, उनको चाहिए कि वो अपनी कुछ कारगुजारियां ऐसी करे कि खबर बने और वो चर्चा में रहे। वहां बात था कि वो मोदी जी के खिलाफ बोलने लगते हैं। तो होता यह है कि मोदी जी और उनके विपक्ष, बस ये दो बातें रह जाती हैं। कोई अपने आप में एक्शन करके वो खबर नहीं बनते हैं, बल्कि मोदी जी का विरोध करके खबर जब बनते हैं तो मोदी केवल दो बार चर्चा में आते हैं, एक बार अपने एक्शन में और दूसरे के रिएक्शन में भी उन्हीं का नाम आता है, तो मोदी जी को ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, चलिए अनीता चौधरी जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अनीता चौधरी जी, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मेडिटेशन को ही अगर हम आगे बढ़ाएं तो देखिए 7वें चरण से पहले मेडिटेशन को खूब भुनाने की कोशिश जो है की गई और विपक्ष की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री को मेडिटेशन करने की जरूरत है। किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, ये मैं बोलूंगी कि बीजेपी जाल बिछाती है और विपक्ष उस पर फंस जाता है। एक हमारे यहाँ बचपन में सिखाया जाता था कि एक कहानी बताई गई थी कि चिड़िया थी, वो बार बार वो आता था, वो शिकारी जो है वो जाल बिछाता था। तो वो साधु के पास गई कि हमारे को क्या करना है, हम बच्चे या कैसे? तो उन्होंने मंत्र बताया कि आप इसको याद रखो, ये शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर हम नहीं खाएंगे, हम नहीं चुगेंगे। वो रटती रही पूरे टाइम, लेकिन जैसे ही शिकारी आया, दाना डाला, चिड़िया फिर उसमें गई चुगने के लिए। वो बोलते बोलते उसमें चुगने गई कि हाँ हम नहीं फंसेंगे, और फिर फंस गई। तो विपक्ष का हाल कुछ ऐसा ही है। एक बार फिर मोदी जी अपने सारे चुनाव प्रचार को खत्म करके उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई मेरा समय जो है अब ध्यान का है, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे उलझना है इन्हीं चीजों में, तो मैं ध्यान करूंगा। वो किसी मंदिर में नहीं गए, वो विवेकानंद फाउंडेशन में गए। वहां जाकर, जहाँ पे विवेकानंद ने पीस के लिए मेडिटेशन सेंटर बनाया था, वहां पे वो मेडिटेट करते हैं, मंदिर का दर्शन करते हैं और बैठते हैं। सुबह शाम उनके योगा के विजुअल आ रहे हैं, उनके सूर्य नमस्कार के विजुअल आ रहे हैं, और विपक्ष बोल रहा है कि ये नाटक हो रहा है। अब ये जो सनातन हम बोलते थे कि मैं तो रुद्राक्षधारी हूँ जी, मैं जनेऊधारी हूँ जी, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुओं को मानता हूँ लेकिन हिंदुत्व को नहीं मानता हूँ। आप समझिए कि उस पे यहाँ पे बिना कुछ बोले बीजेपी उस पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल रही है। इस 7वें चरण में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा इस तरह के ध्रुवीकरण वाले भाषण नहीं आए। इसको पोलराइज कर दिया विपक्ष ने मोदी को, कि मोदी जो है वो अगर उनको मेडिटेशन ही करना है तो अपने घर में करें, खड़गे बोल रहे हैं। राहुल गांधी इसको नाटक बता रहे हैं। अब देखिए, जो सनातन, जो हिंदू धर्म है, हिंदूवादी जनता है, उसके मन में जब कोई मेडिटेट कर रहा हो, कोई योगा कर रहा हो, तो उसके अंदर में कोई बोले कि आप क्यों कर रहे हैं, आपको करने का कोई अधिकार नहीं है, आप तो नाटक कर रहे हैं, तो उसके अंदर में कितनी फीलिंग आएगी, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो जब भी ऐसा कुछ होता है, और ये उनका पर्सनल व्यू है, उनका विजन है, भाई मेरे फुर्सत के पल मैं कैसे गुजारूं ये मैं तय करूंगा, ना कि कोई और तय करेगा। तो मोदी जी ने बोला कि मेरे फुर्सत के पल मैं मेडिटेट करते हुए गुजारूंगा और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी अगर रुद्राक्षधारी ब्राह्मण थे, जनेऊधारी ब्राह्मण थे, उनको भी कुछ ऐसा, या वो मस्जिदों में जाके, मजारों में जाके जिस वोट को लुभाने की कोशिश करते, वहीं उनके साथ बैठ के वक्त बिताते। अखिलेश यादव अपने यादव वंशी जो समुदाय है उसके साथ वक्त बिता, लेकिन सब अपने अपने ड्राइंग रूम में चले गए, अपने एसी कमरे में चले गए, और मोदी जी मेडिटेशन करने चले गए और अपने ड्राइंग रूम से बैठ के ये बाकी नेता जो हैं उनको फिर से गाली देना शुरू किए। और आप समझिए कि काशी में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जो आसपास के क्षेत्र हैं, चाहे वो गोरखपुर है, चाहे बाकी क्षेत्र हैं, वहां पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जो भी हिंदूवादी फीलिंग है उसके अंदर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपने खुद ही तय किया। इवन मुस्लिम जनता जो है वो भी बोलिए कि मोदी कुछ भी कर रहे हैं, अपनी आस्था में विश्वास कर रहे हैं, इस पे क्या ऑब्जेक्शन, उनके वोटर बोल रहे हैं। ठीक है अनीता जी, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। जाल बिछाया गया, मैं वही फिर बोलूंगी, जाल बिछाया गया, दाना डाला गया, ये रटते रह गए कि हम नहीं चुगेंगे, हम नहीं चुगेंगे, और फिर उसमें फंस गए, फिर विरोध करना शुरू किए, और फिर वो बात हो गई जो बीजेपी चाहती थी, बोली कुछ नहीं और सब कुछ हो गया। ठीक है,
तो बोला कुछ नहीं और सब कुछ हो गया, और हमेशा से ही ऐसा ही होता आया है। और प्रोफेसर नकवी जी के पास एक बार फिर से लौटते हुए, नकवी जी, जैसा कि दोनों ही मेहमानों ने एक बात बोली है कि फुर्सत के पलों में पीएम नरेंद्र मोदी कुछ भी करें, उसमें विपक्ष को क्या प्रॉब्लम है ये वही जानते हैं। लेकिन अब विपक्ष ने, जैसा कि अब शाम 5 बजे के बाद जब मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद एग्जिट पोल को लेकर चर्चा शुरू हो जाएगी, तो उस एग्जिट पोल की डिबेट को लेकर कांग्रेस ने जिस तरह से किनारा कर लिया है, अब उनके इस रिएक्शन को किस तरह से समझा जाए, उनके इस रिएक्शन को किस तरह से देखते हैं आप? एक्चुअली कांग्रेस के मन में ये विचार जो है वो घर कर गया है कि उनकी बात जो है वो चैनल्स नहीं दिखाते हैं, और ये मेरा ऐसा मानना है कि इस विचारधारा को बहुत ज्यादा उनको बढ़ाने की जरूरत थी नहीं। हालांकि लेकिन सर ऐसा करके उन्होंने बीजेपी को तो हल्ला बोल करने का एक बार फिर से मौका दे दिया। एक तो वो पहले से ही पीएम नरेंद्र मोदी पर प्रहार करके घिरते जा रहे थे जनता से, और दूसरी तरफ उन्होंने एग्जिट पोल की डिबेट से, तमाम टीवी डिबेट से किनारा करके एक बार फिर से बीजेपी को ही बोलने का मौका दे दिया है। हाँ, वो देखिए, कांग्रेस की जो रणनीति होती है वो कभी कभी बिल्कुल समझ में नहीं आती है जी। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो जाल में फंस चुके हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था हमारे हिसाब से, और ये जो 57 सीटें हैं इसमें 30 के करीब तो एनडीए के पास थी ही। इस वाले जो क्या नाम है चरण में अगर भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें और 12 सीटें अपनी बढ़ा ले गई तो आप समझ लीजिए कि जो उन्होंने दावा किया था वो उसके काफी करीब पहुंच जाएंगे, और उसके लिए विपक्षी जिम्मेदार होगा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो आइडियोलॉजिकली अपने आप को कहीं ना कहीं फटीक की तरीके से महसूस कर रही है। वो अपनी बात जो है कह नहीं पाते हैं, और राहुल गांधी भी जो है अंतिम चरण में जितना एग्रेशन उनमें आना चाहिए था वो एग्रेशन उनका हमें दिखाई नहीं दे रहा। और इस चीज को हमको समझना पड़ेगा कि आज का जो चुनाव है वो अभी तक ये माना जा रहा था कि विकास के मुद्दे पर नहीं होगा, ये जाति समीकरण के आधार पर होने वाला है, विशेषकर उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में। लेकिन अब जो मोदी जी ने जो स्पीड, एक्यूरेसी और टाइमली एक्शन के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने खामोशी से जो है अपना काम कर दिखाया है। जाति समीकरणों पर वो हावी हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, और यही वजह है कि वोटिंग का परसेंटेज जो है वो बेहतर हो गया, जो अभी तक नहीं हो रहा था। तो कई बार हमें लगता है कि जो खामोशी जो होती है वो ब्रह्मास्त्र का रूप ले लेती है, और मोदी जी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और वहीं गड़बड़ हो गया। बिल्कुल। और निशा, देखिए कि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज लगातार घटता चला जा रहा था और लोगों की चिंता और तमाम जो राजनीतिक पंडित थे उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही थी, और तमाम सियासी दलों में भी ये चिंता की लकीर साफ तौर पर देखने को मिल रही थी कि अगर वोटिंग परसेंटेज लगातार इसी तरह से गिरता गया तो संभावनाएं किस तरफ से जाती हुई। लेकिन आज जिस तरह का बम्पर वोटिंग का एक कहा जा सकता है कि संतोषजनक मतदान का अभी तक जो आंकड़ा आया है वो कहीं ना कहीं संतोषजनक है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस बार के चरण का क्या कुछ प्रभाव आगे देख सकती हैं आप? देखिए, इस बार का चरण मैंने बता दिया कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होगा, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होगा, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होगा। पूर्वांचल की जो जाति समीकरण है उस पर मोदी जी का प्रभाव अगर पड़ गया जैसा कि हमें उम्मीद है, तो फिर हमें लग रहा है कि ये जो 57 सीटों का मामला आज का है, ये जो है इसमें एज जो है भारतीय जनता पार्टी की है। ठीक है नकवी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से मनीषा, जिस तरीके से बात कर लीजिए, देखिए लगातार जो है चुनाव हो रहे थे और जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे थे वो सच में चिंताजनक थे, क्योंकि देखिए इसका एक कारण गर्मी भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में देखिए सुबह के टाइम तो फिर भी लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे धूप बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज भी उस हिसाब से घटता हुआ जा रहा है। लेकिन आज काफी कह सकते हैं कि काफी सेटिस्फेक्शन जो है आज के आंकड़े को देखकर लग रहा है। लेकिन चलिए, इसी बीच अमिताभ कुमार जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमिताभ कुमार जी, देखिए एक तरफ तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, कहते हैं कि यूपी में 80 की 80 सीटें जीतेंगे, बिहार की 40 सीटों का जीतने का दावा जो है एनडीए की तरफ से किया जाता है, बीजेपी लगातार इस दावे को करती है। लेकिन दूसरी तरफ इतनी मेहनत की जरूरत क्यों? अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं इन सीटों को लेकर, तो दूसरी तरफ आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं कि आप चारों दिशाओं में लगातार आपने पूरी कोशिश में आप जुटे हैं कि किसी भी तरीके से इन सीटों को जो है अपनी तरफ किया जाए? एक तरफ इतना कॉन्फिडेंस, दूसरी तरफ इतनी मेहनत कर रहे हैं आप। नहीं, इसको ये अच्छी बात,
में 2004 में जो स्वाद चख लिया है ना भारतीय जनता पार्टी ने, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद वो हार गए। हालांकि बहुत कम मार्जिन से हारे थे, लेकिन हार गए और उनके हाथ से सत्ता चली गई, जो प्लानिंग के साथ वो लोग चले थे। तो इस बात को मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने समझ लिया है। आप देखते हैं कि मोदी जी जो है निगम के चुनाव में भी प्रचार को जाने को तैयार होते, जो पहले सोचते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने इस बात को समझ लिया कि भारतीय जनता पार्टी है, इसको भटकाना बरगलाना बहुत आसान है। जो पिछले 60-70 सालों से आराम से चल रहा था, जिस स्पीड में काम होते थे, आप याद कीजिए 90-95 तक के दिनों की मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। हर चीज के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता था, कोई चीज आसानी से आपको नहीं मिलती थी। 2-2 साल टेलीफोन के लिए इंतजार, गैस के लिए लाइन में, राशन के लिए लाइन में, खाद के लिए लाइन में, बैंक में लाइन लगी रहती थी। किसी का परफॉर्मेंस जो है अप टू द मार्क नहीं होता था। ऐसा लगता था कि हमेशा जो है प्रशासनिक अधिकारी काबिज है हर चीज पे, और नेताओं को बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। चुनाव के समय वो कुछ आकर के थोड़ा बहुत लालच दे देते थे, 200-400-500 रुपए दारू की बोतल थमा दी या कोई नई घोषणा कर दी, और लोग उसी के भरोसे वोट भी कर देते थे। तो वो सारी चीजें, वो सारा कुछ जो देख करके ना, इनको ये समझ में आ गया था कि अंतिम क्षणों तक जनता को याद दिलाना पड़ता है कि भाई मैंने आपके लिए ये सब किया है, आप भूलिए मत। तो भूल जाते हैं बहुत जल्दी। बड़े से बड़ा दुष्ट नेता जो है, बड़े से बड़ा अपराधी, आप देखिए आज भी चुनाव लड़ लेता है। हम समझ में नहीं आता कि ये जो आतताई है, ये जो लूट डकैती बलात्कार अपहरण जैसे कांड में शामिल रहा है, जो उसको हम जा रहे हैं वोट करने, चाहे हम एकदम सामान्य से सामान्य आदमी हो। मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये अपराधी है और ये हमारा नुकसान करेगा, लेकिन हम उसको वोट करके और फिर गर्व महसूस करने लगते हैं, ये हमारी जाति का था इसलिए हमने वोट कर दिया। आप इस तरह की चीजों को देख करके ही अब मोदी और शाह जो है वो बड़े सतर्क होके हर एक स्तर पे और अपनी छोटी छोटी बात बताते हैं। हमने तुम्हें पानी दिया, हमने तुम्हें गैस दिया, हमने तुम्हें मकान दिया, हमने तुम्हें शौचालय दिया, हमने तुम्हारा अकाउंट खुलवाया। अभी इतना बड़ा काम उन्होंने किया। इस देश के 2 कैंसर थे, राम मंदिर का मसला और कश्मीर का मसला। ये कभी सुलझने वाले नहीं थे। हमने नहीं समझा था कि हम अपने जीवन में इसको सुलझता देखेंगे। मुझे याद है 91 में जब चंद्रशेखर जी भी इन मसलों को सुलझाने के करीब पहुंच गए थे, तुरंत उनकी सरकार गिरा दी गई थी। मतलब कांग्रेस कंटिन्यू करना चाहती थी। वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स में कोई ना कोई पंगा, साउथ के स्टेट्स के बीच में आपसी लड़ाई, पंजाब हरियाणा के बीच में हमेशा लड़ाई, मंत्रालयों के बीच में आपस में कभी वो कोऑर्डिनेशन उस ढंग का नहीं होता था। आज एक योजना बनती है, एक प्रोजेक्ट, 7 मंत्रालय अगर उसमें शामिल हैं, एंगेज होते हैं, क्योंकि होता ही है, पर्यावरण मंत्रालय भी हो जाएगा, जल संसाधन मंत्रालय भी होगा, राजस्व भी हो जाएगा, सब लोग जुड़ जाते हैं। तो उनको एक साथ बिठा करके तत्काल फैसला लेने को कहा जाता था। और पहले क्या होता था, 10-10 साल फाइलें चलते रहती थी। हर मंत्रालय में जाएगा, वो लटका के रखेगा, नहीं देगा, वो रिश्वत का फैसला होता रहेगा। तो उन सब चीजों को इन्होंने तोड़ा है। उसके बावजूद भी इनको पता है कि यहाँ की जनता इतनी भोली और नादान है कि उसको बहकाया जा सकता है, इसलिए ये अंतिम मिनट तक मेहनत करते हैं। और ये ठीक है, कांग्रेस को सीखना चाहिए। और कांग्रेस को पहले अपना जो जमीनी संगठन था ना, सेवा दल, सबसे पहले इसको मजबूत करना चाहिए। इसको बार बार मैं पिछले 8 महीनों से कह रहा हूँ कि आपने जनता के साथ जो संबंध था उसको तोड़ दिया है। सेवा दल वो संबंध बनाता था, जंक्शन था, उसको आपने बर्बाद कर दिया है। जब तक उसको रिवाइव नहीं करेंगे आप और कमजोर होते जाएंगे, और ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बुरी बात होगी। ठीक है अमिताभ जी, लौटेंगे आपके पास और एक बार फिर से अनीता चौधरी जी का रुख करते हुए। अनीता जी, जैसा कि अभी मेरी सहयोगी ने एक बात कही कि लगातार कॉन्फिडेंट तो थी अपनी जीत को लेकर, बीजेपी अपनी जीत का दावा हमेशा से ही हर मंच से करती हुई आई, अपनी जीत को लेकर हमेशा से ही आश्वस्त नजर आई, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से लबरेज होने के बावजूद भी शायद कहीं ना कहीं पुराना परफॉर्मेंस रिपीट करने के प्रेशर के तहत ही सही, लेकिन मेहनत भी भरपूर की गई है बीजेपी की तरफ से। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तैयारियां ही हमें उतनी ज्यादा मजबूत नजर नहीं आई कि अभी हम एग्जिट पोल्स को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्तता के साथ कांग्रेस की परफॉर्मेंस को लेकर बात करें। लेकिन आप ये बताइए कि जिस तरह से मेहनत की गई है उसके परिणाम को लेकर, एग्जिट पोल को लेकर आपका विश्लेषण अब क्या कुछ मानता है, और क्या आप भी इस चीज से सहमत हैं कि कहीं ना कहीं जो
इंडी गठबंधन है वो एनडीए की तैयारियों के पीछे बहुत ज्यादा पीछे छूट गया है? ठीक है अनीता जी, हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि कृपया अपनी बात को अनम्यूट करके रखें। जी माफ कीजिएगा जी। अगर हम 2014 और 2024 के चुनाव को अगर देखें और उसमें बेसिक अंतर को समझने की कोशिश करें तो 2014 का चुनाव एनडीए वर्सेस यूपीए था और 2024 का चुनाव जो है वो बीजेपी वर्सेस मतलब एनडीए वर्सेस एनडीए कह लें या बीजेपी वर्सेस बीजेपी है। परफॉर्मेंस ये चुनाव विपक्ष के साथ था ही नहीं, बीजेपी का चुनाव खुद के साथ था कि मुझे वो 303 वो जो टिकट जो नंबर्स हैं उसको कितना एक्सीड करना है और एक टारगेट फिक्स कर दिया गया कि एनडीए का 400 बीजेपी का 370 को नाम दिया गया कि ये 370 जो है समर्पण है हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर के लिए। और उसके बाद बीजेपी जो है उसके उस टारगेट को अचीव करने के लिए लगातार मशक्कत करती रही। एक भी पॉइंट ऐसे नहीं आए जहां बीजेपी चूकने की कोशिश करी कि नहीं मैं यहाँ पे रिलैक्स हो जाता हूँ, मुझे यहाँ पे जो है आराम से यहाँ से निकल सकता हूँ। बीजेपी ने एक भी सीट को आराम से नहीं लिया। हर जगह पे प्रधानमंत्री नजर आए, प्रधानमंत्री नहीं तो अमित शाह नजर आए, अमित शाह नहीं तो योगी नजर आए, योगी नहीं तो जेपी नड्डा नजर आए, जेपी नड्डा नहीं तो राजनाथ सिंह नजर आए, कोई नहीं तो किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री और उसके साथ नितिन गडकरी नजर आए। लेकिन विपक्ष उस 400 के टारगेट को कैसे कम किया जाए, अपना टारगेट कैसे बढ़ाना है, इस पर कम ध्यान देते हुए उस 400 के टारगेट को कैसे कि ये 400 नहीं आएगा। आपने सुना होगा कि 400 तो एक जुमला है, उस जुमले को प्रूव करने में ठीक है अनीता चौधरी जी, जुमला है। तो आप बताइए कि जीत किसकी होगी? अब 400 नहीं 370 ही आए, 350 ही आए, लेकिन सरकार जिसकी बनी जीत उसकी 400 आ गया तो ठीक है। एक छोटा सा रिएक्शन नकवी जी से भी ले लेते हैं। ठीक है अनीता चौधरी जी, ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन नकवी जी से भी ले लेते हैं। नकवी जी देखिए, अब बिहार की बात करते हैं। 8 सीटों पर यहाँ पर भी जो है वोटिंग चल रही है, इसके समीकरण को किस तरीके से देख रहे हैं? और इसी के साथ अगर पूरे बिहार को देखा जाए तो जिस तरीके से नीतीश कुमार की इमेज इधर से उधर जाना, उधर से इधर जाना, ये जनता को बेवकूफ समझते हैं। देखिए, जनता नीतीश कुमार जी से बहुत संतुष्ट बिल्कुल नहीं है और यही कारण है कि आप देख रही हैं कि तेजस्वी व्हील चेयर पर होने के बावजूद भी लगातार जो है आक्रामक हो रहे हैं। आज भी जो उनका बयान आया है प्रधानमंत्री को लेकर कि वो कोई ध्यान व्यान नहीं कर रहे हैं, फोटोशूट चल रहा है, तो वो अपने आक्रामक रूप से ये बताना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू थे अब वो सुशासन बाबू नहीं रह गए हैं और एक विकल्प के तौर पर अब जनता को राजद को देखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी उनका जो निधन हुआ है मोदी जी का, सुशील मोदी जी का, वो एक कद्दावर नेता थे, वो भी एक तरीके से झटका है। लेकिन ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जा रही है, क्योंकि जो 18 सीटें उन्होंने दी हैं जदयू को, वो उनके लिए घातक साबित हो सकती हैं। अगर वो न होते नीतीश कुमार के साथ तो शायद भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रष्टाचार और सारे मुद्दों को उठा रही है। तो बिहार की राजनीति जो है थोड़ी सी हमारे देश के मुकाबले में डिफरेंट है। यहाँ पर बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय राजनीति में उतना मुखर नहीं हो पाते हैं। वहाँ जाति समीकरण जो है वो भी हावी हैं। उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार में बहुत परिपक्व तरीके से नहीं कर पाई है, मेरा ऐसा मानना है। हालांकि बहुत रैलियां हुई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा मुझे लगता है जो ये 3-4-5 घंटे हैं, इस दौरान अगर अब कोई गिमिक तो वो कर नहीं सकते, चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन कोई मैसेज जो कागज के जरिए से वो करा सकते हैं और लोगों तक अगर ये बात पहुंचा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही बिहार में जो है बहुत अच्छा शासन दे सकती है, तो अभी भी उनको फायदा। ठीक है नकवी जी, बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ अमिताभ जी के पास लौटते हुए, अमिताभ जी, जैसा कि अभी मेरी सहयोगी निशा ने भी एक ही बात कही है कि चुनाव से पहले ही जिस तरह से एक बड़ा सियासी उलटफेर बिहार की राजनीति में देखने को मिला था और लगातार अगर नीतीश कुमार जी की हम छवि की बात करें तो कभी वो इस पार आते हैं, कभी वो उस पार जाते हैं, तो ऐसे में जनता का उस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है जनता पर? और इस लिटमस टेस्ट को किस तरह से देखा जाए? क्या कहीं बीजेपी ने कोई गलती तो नहीं कर दी उनके साथ गठबंधन करके? इस तरह की कोई स्थिति देख पा रहे हैं बिहार में? बीजेपी ने गलती नहीं की है, बीजेपी ने ठीक की है।
बीजेपी जानती है कि समक्ष जो है राजद ही पावरफुल जो है वहां पे शक्ति है। बीजेपी अकेले सरकार नहीं बना सकती, वहां पे ये जानती है, क्योंकि बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव का भी ध्यान है। ये उसको पता है कि राजद को अगर टक्कर देना है तो जदयू का साथ उसे चाहिए। और अब मुझे लगता है कि बीजेपी धीरे धीरे लेकिन क्या सर जनता भरोसा जता पाएगी नीतीश जी पर? बिहार की जनता ना, देखिए वहां का मिजाज समझने की कोशिश कीजिए। वहां जो कोर वोटर होते हैं ना, वो इन सब चीजों को नहीं ध्यान देते हैं। मैं 1996-97 की बात बता रहा हूँ, ANI टीवी में था उस वक्त। मैं वहां पे गांव में जाकर के बातचीत कर रहा था, तो मैंने लालू यादव के घोटाले की जब बात की तो वहां गांव के लोगों ने कहा कि अच्छा तुम्हारा आदमी लूटता था तो कोई बात नहीं, मेरा आदमी लूट रहा है तो इसमें बहुत गड़बड़ हो गया, और बड़े गर्व से बोल रहा था। तो आप समझिए मिजाज कैसा लोगों, वो भ्रष्टाचार को वो समझ ही नहीं रहे। भ्रष्टाचार कर रहा है इसलिए इसका विरोध करना है, नहीं वो बात नहीं, मेरा आदमी है। इस तरह का अभी भी एक वहां बरकरार है। वहां पे अभी भी जाति को लेकर के भी बहुत ये है। लेकिन अभी राजद के साथ जो माइनस पॉइंट है, जो यादव वोट उनके हैं और मुस्लिम वोट जो हैं, उनके जो हुड़दंगी व्यवहार की वजह से वहां पे जो लोग बहुत डरे हुए हैं, खास करके जिनको हम SC ST कहते हैं ना, वो लोग उनसे दूर हो गए हैं, पिछड़ा वर्ग उनसे दूर हो गया और वो नीतीश जी के साथ है। ठीक है अमिताभ सर, बिल्कुल। तो समय सीमा की कमी के चलते फिलहाल इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने अपने अपने मत को रखा, वोटिंग परसेंटेज को लेकर उनका क्या कुछ विश्लेषण रहा, इसको लेकर भी तमाम जानकारी साझा की। तो महामतदान की महा कवरेज इसी तरह से आगे भी जारी रहेगी, पर फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।